Hello students, welcome back to Prepon. You have read good number of times the distant history and about polity also. And good number of developments you come across in newspapers these days. बहुत सारी बातें आप पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं. उनमें कई बार ऐसी बातों का जिक्र हो जाता है जो निकट की हिस्ट्री में हुई है, रिसेंट हिस्ट्री में हुई है. मैं आपसे बात कर रहा हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की. आज़ादी के बाद के जो भारत है उसके जो डेवलपमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. कुछ वीडियोस के माध्यम से उन मुद्दों पर बात करेंगे जो आपके एकेडमिक तैयारी के लिए, एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए या एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड हमको पता नहीं रहता. अब हम इस सीरीज़ के ज़रिए जानेंगे कि वो डेवलपमेंट्स क्या थे, और इसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके साथ इंडिया बाय डिकेड्स सीरीज के माध्यम से. हर डिकेड को हम लेंगे और हर डिकेड में जो जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं पॉलिटी में, सोशल डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, फॉरेन रिलेशंस में, उनको शॉर्ट में जानेंगे ताकि हमारा बैकग्राउंड ताज़ा हो जाए. निकट की हिस्ट्री जानना और ज़रूरी है, जिससे हमारी जो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं वो और यूज़फुल हो जाते हैं और लॉजिकली समझ में आते हैं, अप्रोप्रिएटली समझ में आते हैं. उसको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले लेते हैं पहला दशक 1950 से 1960 का दशक. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे लेंगे जो हमें एग्जाम्स के मेंस क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में दिखते रहते हैं. चलिए पहला डिकेड लेते हैं. पहले डिकेड में कुछ डेवलपमेंट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस, जिन केसेस की झलक आपको आजकल अखबारों में अक्सर दिख जाती है या उन इश्यूज को लेके बात होती रहती है, कुछ कमेटीज, कमीशंस की बात होती रहती है, उन पे बात करेंगे. पहला जनरल इलेक्शन, उसके बारे में शॉर्ट में बात करेंगे. क्या उस समय हालात थे, कैसे इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया और कैसे बखूबी उसे चला ले गए. रूरल मासेस के लिए पहला प्रोग्राम सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट थे, वह फेल हो गया, उसका रिव्यू हुआ, फिर पंचायती राज सिस्टम की स्थापना होने लगी. ऑफिशियल लैंग्वेज, आजकल अखबार में आप पढ़ते हैं हिंदी को एक मेजर लैंग्वेज के तौर पर डेवलप किया जाए, ये इशू चलती रहती है, उसको लेंगे. और ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की क्या हो, कौन से कमीशंस बने, किसने क्या कहा, क्या संविधान में चेंज हुआ, क्या ऐड हुआ, क्या ओमिट हुआ, उसके बारे में जानेंगे. राज्य छोटे हो या बड़े हों, भाषा के आधार पर बने, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर बने, ये सारी इश्यूज गवर्न हो जाती हैं जब पास होता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, जिससे बहुत सारी इश्यूज डेवलप होती हैं और भारत का जो इंटरनल पॉलिटिकल मैप है वो शेप लेना शुरू होता है. 5 ईयर प्लान्स प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. इसके बारे में जानेंगे. 5 ईयर प्लान्स कैसे शुरू होते हैं, क्या इनकी शुरुआत थी, शुरू में एम्फेसिस कहाँ आया, कहाँ गलती हो गई, कहाँ एम्फेसिस दिया, कहाँ नहीं दिया, अखबारों में पढ़ते रहते हैं. इस दिशा में एम्फेसिस होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो देखेंगे. सेपरेटिज्म, कुछ राज्य अलग होना चाहते थे, क्या उनकी इश्यूज थी, आज भी अखबार में आ जाता है. नागालैंड एक अलग देश बनाने की बात भी करता है या लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी चाहता है. क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या इशू थी, ऐसे और राज्यों के बारे में भी देखेंगे. पंचायती राज पे काम होना शुरू हुआ. सेकेंड जनरल इलेक्शन हुए. 5 साल में क्या बदलाव आ गए, और 1957 तक आते आते क्या पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव होने लगे थे. और उस समय इस दशक में फॉरेन इश्यूज क्या रही, भारत ने क्या शुरू किया, किस दिशा में भारत जाने लगा. कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, भारत ने कौन सी पाथ अपनाई, कौन सा रास्ता अपनाया, वो जो रास्ता अपनाया क्या वो लॉजिकल है या नहीं है, आज उस रास्ते के बारे में सरकार की, मौजूदा सरकार की क्या राय है. ये कुछ इश्यूज हैं. कुछ इश्यूज और ले लेंगे छोटी छोटी, जो इन टॉपिक्स के साथ साथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली आती रहेंगी. चलिए सबसे पहले लेते हैं जो इशू आज भी चलती रहती है, सुप्रीम कोर्ट में अक्सर इस पे बात होती रहती है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में. सबसे पहले इशू पर बात करते हैं. जब कोर्ट के सामने ये इशू आती है कि फंडामेंटल राइट्स को तरजीह दें या डीपीएसपी को तरजीह दें. फंडामेंटल राइट्स संविधान का पार्ट 3, डीपीएसपी संविधान का पार्ट 4. यहीं से जुड़ जाती है इशू ऑफ रिजर्वेशन. रिजर्वेशंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कहाँ तक संविधान में इसमें बात थी, कहाँ तक बाद में ऐड की गई, उसकी शुरुआत होती है.
और केस आता है चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 में। 1951 में कोर्ट के सामने ऐसा पहला केस आता है जिसमें ये इशू डेवलप होती है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के ऊपर आंका जा सकता है। उनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखी गई और कोर्ट ने क्या कहा। हुआ ये कि मद्रास गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जिसे कम्युनल जियो कह देते हैं। कम्युनल जियो इसलिए कह देते हैं, इसके बेस पर मद्रास गवर्नमेंट ने कास्ट के बेस पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन अलाउ कर दिया। ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर था ये 1927 की एक स्कीम हुआ करती थी मद्रास गवर्नमेंट की। उसके बेस पर सरकार ने आदेश दे दिया कि कास्ट के बेस पर मेडिकल कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिजर्वेशन दे सकते हैं और जियो पास भी कर दिया। इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सरकार ने अपनी दलील ये दी कि एक आर्टिकल 46 है डीपीएसपी में। आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 46 ये कहता है कि ये लोगों का वेलफेयर करने के लिए जरूरी है और आर्टिकल 46 में सरकार की ड्यूटी बन जाती है, स्टेट की ड्यूटी बन जाती है, इट शुड अंडरटेक एक्शंस फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस इन द सोसाइटी। जो वीकर सेक्शंस हैं उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, पर्टिकुलरली एससी, एसटी एंड वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 46 में इसका उन्होंने सहारा लिया कि आर्टिकल 46 का ये डायरेक्शन है, इस दिशा में हम वीकर सेक्शंस के लिए काम कर रहे हैं। इस बेस पे हमने उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिजर्वेशन दे दिया है। आर्टिकल 46 पे बात आज भी सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है, जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आजकल एक बेंच इसको सुन रही है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की क्रिएशन कहां तक जायज है, कहां तक जायज नहीं है। उस समय यही लॉजिक दिया सरकार ने, मद्रास गवर्नमेंट ने, इस बेस पर हमने रिजर्वेशन दिया है। ये चैलेंज हो गया। श्रीमती चंपकम दोराईराजन को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था और श्री सीआर श्रीनिवासन इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। इन दोनों की दलील हुआ करती थी और इन्होंने कहा कि ऐसा करने से, कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन देने से, बहुत सारी कास्ट को देने से उनके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं जो आर्टिकल 15(1) और 29(2) में निहित हैं। आर्टिकल 15(1) कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कई सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, उनके बेस पे स्टेट कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता और यहाँ कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। आर्टिकल 29(2) एक कल्चरल एजुकेशनल राइट्स जो कैटेगरी संविधान में है, उसमें लिखा हुआ है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिला देते समय कास्ट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा हमारे फंडामेंटल राइट्स का ये वॉयलेशन होता है, इसलिए मद्रास गवर्नमेंट का कम्युनल जियो सही नहीं है। इन्होंने कहा कि कोर्ट जारी करे रिट ऑफ मैंडेमस टू बी इशूड रेस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम एनफोर्सिंग द कम्युनल जियो। और इन्होंने कहा कोर्ट को अधिकार है आर्टिकल 32 में कि कोर्ट रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को सुना और नटशेल में आपको बताता हूं, कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड दे आर ऑफ हायर वैल्यू। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हायर वैल्यू के हुआ करते हैं। द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी कैन नॉट गो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डीपीएसपी है वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। द डीपीएसपी have to run ancillary or auxiliary to the fundamental rights. They are of importance but they cannot be substituted for the fundamental rights. उन्होंने कहा डीपीएसपी महत्वपूर्ण है, वेलफेयर करने की बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काम नहीं कर सकते। They have to run subsidiary to fundamental rights. They have to act in subordination to fundamental rights. डीपीएसपी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, इसलिए फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पार्ट 4 इज नॉट इंपॉर्टेंट, पार्ट 3 इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर कंफ्लिक्ट आएगी बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स शैल हैव टू प्रिवेल ओवर द डीपीएसपी। तो यहां पर चंपकम दोराईराजन केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। डीपीएसपी को हैज टू वर्क एज एंसिलरी एंड ऑक्सिलरी टू फंडामेंटल राइट्स, उनके नीचे ही काम करना होगा, उनके ऊपर काम नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स कुड विन ओवर डीपीएसपी वाज द जिस्ट ऑफ
चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। मतलब शुरुआत में ये 1900 जब ये केस आया तब फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा गया। इस केस में ये बात भी निकल के आई कि संविधान ने कहीं फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं लिखा हुआ है जहां सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सके। बस आर्टिकल 15(1) में ये तो लिखा हुआ है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। इसका मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। मतलब कोई भी ऐसा आधार दिखाई नहीं पड़ रहा है फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में जहां ये कहा जा सके कि कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन हो सकता है। ये जजमेंट पास हो गया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया इट स्ट्रक डाउन द कम्युनल जियो। मद्रास गवर्नमेंट का ऑर्डर उन्होंने कैंसिल कर दिया, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के अगेंस्ट हुआ करता है, इसलिए ये अलाउड नहीं है। मोरओवर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है, आपको फंडामेंटल राइट्स में मैंने कई बार बताया है, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से शुरू होता है और एक आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 ये पाबंदियां लगाता है कि फंडामेंटल राइट्स को शॉर्टन नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जितने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो संविधान लागू होने से पहले राइट्स लॉज है, जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो संविधान लागू होने के पहले के कानून बने हुए हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो वो जहां तक वॉयलेट करते हैं वहां तक निष्क्रिय होंगे, वहां तक उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता। मतलब नो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैन वॉयलेट अ फंडामेंटल राइट। तो उन्होंने कहा आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता भी है कि अगर वो जो गवर्नमेंट का 1927 का मद्रास गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके तहत अगर ऐसा है भी, तो वो जो 1927 का एक्ट है उसे हम फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो उसे हम खारिज करते हैं। तो इस आर्टिकल 13(1) का इस्तेमाल भी हुआ। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि नो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैन वॉयलेट फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को जो सिक्योरिटी प्राप्त है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में उन कानूनों से प्राप्त है जो संविधान लागू होने के पहले हैं, आज भी चल रहे हैं, और 13 क्लॉज 2 में उन कानूनों से है जो संविधान लागू होने के बाद बने हैं। तो 13 क्लॉज 1 का इस्तेमाल किया और मद्रास गवर्नमेंट के उस ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया। अब पार्लियामेंट के पास एक ही तरीका होता है कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निष्क्रिय करना चाहती है, काउंटर करना चाहती है, तो पार्लियामेंट संविधान को चेंज कर सकती है। इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें ये बोला गया कि संविधान में कोई भी आधार नहीं दिखाई पड़ रहा है पार्ट 3 में जिसमें कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन दिया जा सके, तो पार्लियामेंट ने पहले संशोधन से, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास हो रहा था, उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ दिया, क्लॉज जोड़ दिया, आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) आप संविधान में देखते हैं, ये ओरिजिनली नहीं हुआ करता था। ये चंपकम दोराई राजन केस को के जजमेंट को काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट ने संविधान में एक नया क्लॉज डाल दिया पार्ट 3 में। उसमें लिख दिया नथिंग इन दिस आर्टिकल, मतलब 15(1) की जो पाबंदी है वो, और आर्टिकल 29 की जो पाबंदी है, नथिंग इन दिस आर्टिकल एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 can prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens। तो पहली बार ये जो SC/BC कैटेगरी थी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स, ये ऐड हुई थी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के माध्यम से, जो कि ओरिजिनली नहीं हुआ करता था। चंपकम दोराई राजन केस का ये समझ लीजिए एक तरीके से उसका आउटपुट निकल के आया कि संविधान चेंज हुआ और वो जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की पॉलिसी उसे वैलिडेट करने के लिए एक नया क्लॉज संविधान में जुड़ जाता है। पार्लियामेंट यही करता है, जैसे उनको EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन देना था तो उन्होंने संविधान में 15 का क्लॉज 6 जोड़ा और 16 का क्लॉज 6 जोड़ा, ताकि हम किसी भी ऐसे कानून को यदि बनाएं, पॉलिसी को बनाएं जो फंडामेंटल राइट्स के आधार पर भी वैलिडेटेड होनी चाहिए। तो इसी तरीके से उन्होंने ऐसी किसी योजना फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, उन्होंने एक आर्टिकल क्लॉज ही ऐड कर दिया जिसमें अगर किसी SC/BC क्लास के लिए कोई हम योजना बनाते हैं तो वो हम बना सकते हैं। और ये सिस्टम बेसिकली चलता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कैसे चलता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये हम और जो केसेस आते रहेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिकेड, जब तुरंत पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में खटपट होने लगी थी और फंडामेंटल राइट DPSP के बीच में पहली लड़ाई कुछ इस तरीके से निकल कर
आती है। इसी संदर्भ में एक केस और भी आया था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे जब फंडामेंटल राइट्स की बात डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस में। तो दिस वाज वन डेवलपमेंट ऑफ दिस डिकेड। मेरे ख्याल से ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के छोटे मोटे जो ये डेवलपमेंट्स हैं, ये आपको बहुत स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी नॉलेज को अपडेट करेंगे और आप एक कड़ी से कड़ी जोड़ पाएंगे आज के डेवलपमेंट्स में। निकट का इतिहास जानने से भी बहुत फ़ायदा होता है और हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस तो ऐसा है जिसमें ये चीज़ें बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। चलिए, होप आपको ये वीडियो और लेक्चर और इसका कंटेंट पसंद आया होगा। होप यू एंजॉयड दिस। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रेपॉन को आगे बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी इश्यूज़ पे कमेंट बिल्कुल डालिए, उनको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आगे बढ़ाइए। तीसरा साल चल रहा है, हमारा चैनल ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आई नो, उनको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।